क्या? नहीं, अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है। सर आपको तो कॉलेज में टीचर भगा देते, हमको तो बापना में टीचर ही भगा देते थे हमको देख। क्यों? हम बहुत मस्ती करते टीचर की सुनते नहीं थे, बापना में टीचर थी हमारी। उसके बाद सिंसियर हो गए। यहाँ आके तो कैसी मस्ती हुई, जब मेरे को देख के इसी डर लगती है यहाँ पे तो। देखो, हमने प्रेसिडेंट में क्या क्या देख लिया है। प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखे हमने, कौन कौन से देखे आर्टिकल प्रेसिडेंट हैं? ओथ है ना, फॉर्मेशन है ना। देखो प्रेसिडेंट का हमने कौन कौन सा आर्टिकल देखा था, बता रहे हैं आपको। आर्टिकल 52 में क्या है? देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है? देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 53 में क्या है? द पावर एंड वर्क्स। आर्टिकल 54 में दिया गया है आपका इलेक्शन। क्या है? द प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा? MP, MLAs और दिल्ली व पुडुचेरी के MLAs इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मेंबर है वही भाग लेंगे। और आर्टिकल 54 मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब क्या है? 54 में क्या लिखा था हमने? 55 में क्या लिखा था? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन में क्या क्या मैनर्स रहेंगे, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। और 56 टेन्योर। कितना टेन्योर है? 5 ईयर। कितना? 5 ईयर है। पॉलिटिकल की जो बुक है उसमें 6 ईयर लिखा हुआ है। अच्छा, 5 ईयर गलत गलत लिख रखा है। 5 ईयर है ना। कितना होता है? 5 ईयर। 57 में क्या दिया गया है आपका? री इलेक्शन है ना, पुनर्निर्वाचन 57 में। और अच्छा, री इलेक्शन में अगर राष्ट्रपति की पोस्ट वैकेंट हो गई है तो कौन रहेगा उसमें? वाइस प्रेसिडेंट। कितने समय तक? 6 महीने। 6 मंथ तक क्या करेगी? प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड करेंगे। उसके बाद क्या होगा? री इलेक्शन। 6 महीने के अंदर आपको री इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब लिख लेना है आपको 50। उसके बाद क्या देखा था हमने? 58 में क्या देखा था? क्वालिफिकेशन। क्या क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? और अच्छा, क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया या पागल ना होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? 35 साल से ज्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद लोकसभा का मेंबर, सरकारी पद पे नहीं होना। हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सारी चीजें हमने देखी थी राष्ट्रपति के बारे में। नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हाँ, कोई हाँ, मतलब नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, अब अगला लिख लेना आर्टिकल 60। अच्छा, लिख ली ना। ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ क्या होना चाहिए? ओथ किसके? CJI किसके सामने लेंगे? अगर ये नहीं है तो मोस्ट सीनियर जज, है ना, इनके सामने। अब लिख लेना आर्टिकल 61 महाभियोग। क्या लिखना है? प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट फॉर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रोसीजर आर्टिकल 61। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट है ना, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट क्या है? इम्पीचमेंट की प्रोसीजर क्या होती है इनकी, लिख लेना है। राष्ट्रपति का महाभियोग। अच्छा, महाभियोग लाते कहाँ हैं? महाभियोग को शुरुआत कहाँ से करते हैं? कहाँ होता है इनका महाभियोग? प्रोसीजर। अच्छा, इनको क्यों हटाएंगे? हिंदी में लिखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। इफ प्रेसिडेंट मिसयूज और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिख लेना है। द ओनली कंडीशन फॉर द इनिशिएशन मतलब शुरुआत करना है ना, इनिशिएशन ऑफ इम्पीचमेंट। द ओनली कंडीशन फॉर द initiation of the impeachment of the Indian president is the violation of the constitution। क्या करेगा अगर वो violation of the
कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति अपने पद का मिसयूज कर रहा है या वोलेट कर रहा है तो क्या होगा इन्हें? अच्छा, अब वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन नहीं दी गई है। क्या है कि वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये नहीं लिखा गया है ना। क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नो डेफिनेशन ऑफ वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसकी कोई भी डेफिनेशन हमारे पास नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि अपने पद का दुरुपयोग करे वो। अगर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का उल्लंघन, अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, अब हिंदी में लिखेंगे आप। संसद में महाभियोग लाया जाता है। संसद मतलब क्या हो रहा है आपका? पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर ही रहना है तो लोकसभा बच गई और राज्यसभा बच गई। तो इनिशिएट करते हैं लोकसभा से। द पार्लियामेंट स्टार्ट फ्रॉम इम्पीचमेंट। द पार्लियामेंट स्टार्ट ऑफ इम्पीचमेंट। कौन करता है इम्पीचमेंट की शुरुआत? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी कहां से होता है? लोकसभा से। पार्लियामेंट स्टार्टेड इम्पीचमेंट फ्रॉम लोकसभा। हाँ हाँ, लिखना ही। आप बोल रहे हैं, मैं लिखूंगी। द इम्पीचमेंट इनिशिएट इन लोकसभा। ठीक। अच्छा, जब कोई बिल लोकसभा में पास हो गया, कितना? 2/3 मेजोरिटी। हाँ, क्या दिक्कत आ रही? कुछ नहीं, बात कर थोड़ा इसलिए रफ कॉपी में लिखोगे? हाँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इनको इम्पीचमेंट लाएंगे ना राष्ट्रपति के ऊपर, इम्पीचमेंट, तो इन्हें 14 दिन पहले खबर दे दी जाएगी राष्ट्रपति को। हाँ, 14 दिन पहले एक लेटर भेज देंगे कि आपके ऊपर हम इम्पीचमेंट लेने वाले हैं। कौन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हिस्सा कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। इनिशिएट कहाँ से करेंगे हम? लोकसभा से। अब क्या होगा प्रोसीजर? लोकसभा में जो बिल जो लेकर आए इम्पीचमेंट, 2/3 मेजोरिटी। कितनी? अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 के 2/3 66 होते हैं। ठीक, इतने लोग अगर हाँ कर देते हैं कि हाँ इम्पीचमेंट लेकर आओ, भारत के किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर आज तक इम्पीचमेंट नहीं आया है, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर आज तक महाभियोग नहीं आया है। ठीक है, एक के ऊपर आने वाला था लेकिन उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया थे, उनका नाम अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है ना। ठीक, तो इनिशिएट कहाँ से होता है ये इम्पीचमेंट? लोकसभा से। लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा, मतलब वोटिंग कराएंगे कि क्या लाएं, बोले हाँ। अगर इतने लोगों ने पास कर दिया फिर जाएगा ये राज्यसभा। राज्यसभा में पास हुआ कि राष्ट्रपति हो जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, वो हो जाएंगे, हट जाएंगे, है ना। ठीक, अगला लिख लेना। हाँ, संसद में महाभियोग लाते हैं और शुरुआत लोकसभा से करते हैं, राज्यसभा से भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन जनरली लोकसभा से करते हैं। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना भेज दी जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्फॉर्म बिफोर 14 डे। कितने? 14 दिन पहले, बिफोर 14 डे ऑफ इम्पीचमेंट। कितने? 14 दिन पहले उन्हें सूचना भेज दी जाएगी। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं आया है। इम्पीचमेंट क्या है? अभी तक एनी प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं आया है ना। अगला लिख लेना है। राष्ट्रपति से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। द डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रिजॉल्व इन सुप्रीम कोर्ट। कहाँ होंगे? अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। द डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब लिखना है अगर राष्ट्रपति का पद अचानक से रिक्त हो जाए तो
उपराष्ट्रपति पद संभालता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है इफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज वैकेंट इमीडिएटली, अचानक से हो जाए रिक्त, तो क्या होगा? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर 6 मंथ, कितने महीने के लिए? 6 महीने। अगर राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए तो पद उपराष्ट्रपति संभालते हैं और 6 महीने के अंदर पुनः निर्वाचन कराना पड़ता है। अंडर द 6 मंथ री इलेक्शन इज मैंडेटरी, क्या है? 6 महीने के अंदर री इलेक्शन करवाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ये हो गया आपका आर्टिकल 61। अब लिख लेना है राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या लिख लेना है? राष्ट्रपति की शक्तियां। ये तो 53 में वर्क, हाँ 53 में ना, वर्क एंड पावर। हाँ अब उसको ज़्यादा गहराई से पढ़ना है ना। पहले तो हमने सिर्फ इतना सा लिखा था वर्क और पावर, अब क्या क्या वर्क है वो देखना है ना हमें। आर्टिकल हाँ पावर एंड वर्क भी लिखते हैं। हाँ लिख लेना है राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर एंड वर्क ऑफ प्रेसिडेंट। नंबर 1 कार्यपालिका की शक्तियां, पावर रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका की शक्तियां, पावर रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये ना पावर रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लिख लेना इसमें अपॉइंटमेंट या नियुक्ति, ये अपॉइंटमेंट करेंगे, नियुक्ति करेंगे, नियुक्ति। इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका? पावर रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव, पावर रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव, है ना, क्यूटिव। इसमें पहला इसका सब टॉपिक है आपका अपॉइंटमेंट। या नियुक्ति। अब नियुक्ति में करेंगे ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। CCM सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। अपॉइंट मतलब अपॉइंट करना है ना, ज्वाइनिंग लेटर देना, बोले आप आ जाओ ज्वाइन करो, है ना। उसके बाद CCM सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर, निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, निर्वाचन आयुक्त और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नहीं आया समझ है? नहीं आ रहा समझ। अरे एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? एग्जीक्यूटिव बनती कैसे? सर पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर से। हाँ। लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव आती है, तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा ये होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, ये भी होते CCM। अपॉइंट करना मतलब आपको अपॉइंट कौन करता है? आपके स्कूल में सबसे पहले जाओगे आप, तो आपके प्रिंसिपल सर क्या करेंगे? आपको एडमिशन देंगे ना। एडमिशन देने के लिए कौन देगा? प्रिंसिपल सर। तो ऐसे ही एडमिशन कौन देगा इनको सबको? प्रेसिडेंट। अपॉइंट करते, नियुक्त करते, आपको समझ में आ गया ना, नियुक्त करना। अरे आपके अगर स्कूल में किसी को मॉनिटर बनाना, मॉनिटर कौन बनाएगा? आप बनाओगे क्या आपके सर बनाएंगे? सर। चुनाव जीत जाता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अरे मान के चलो कोई इलेक्शन जीत गया, उसके बाद क्या होगा? उसकी ऑफिस तो होल्ड करेगा ना। ऑफिस होल्ड करने के लिए इनके आगे शपथ लेगा, ये होल्ड करवाएंगे ऑफिस के, बोले आप आओ और आ जाओ यहाँ पे। तो ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, CCM को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कहाँ पे हैं? आर्टिकल 148। और इलेक्शन कहाँ पे? आर्टिकल 324। 324 में ही ना इलेक्शन।
हाँ शायद 324 में 315 है। अच्छा है नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ 324 से 329 में शायद, हाँ 324 से 29 में ही 324 और CCM आर्टिकल 74 में ही है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 और प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 75, द हेड ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनका अपॉइंटमेंट कौन देता है, ज्वाइनिंग लेटर कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या करे। अगला लिख लेना है PM, ये आपको समझ में आ गया ना, नियुक्ति किसकी करते, प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, निर्वाचन आयोग की और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, ठीक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगला लिख लेना है आपको, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का गठन। हाँ एक और काम क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का गठन, राज्यों के बीच डिस्प्यूट ना रहे, दोनों राज्य और केंद्र दोनों मिलकर रहें, इसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करते हैं। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद का गठन अंडर आर्टिकल 263 263 के तहत है ना, अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेंगे आर्टिकल 263 के तहत है ना, 263, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। अब लिख लेना है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा लिख लेना है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280, भारत के वित्त आयोग का गठन करते हैं 280 के तहत, वित्त आयोग का गठन 280, क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन 280। इसके बाद एक और काम करेंगे, ST SC एंड OBC कमीशन का, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ST SC एंड OBC कमीशन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हैं। ST SC एंड OBC कमीशन, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ST SC एंड OBC कमीशन क्या करते हैं, अनुसूचित, ये किस आर्टिकल में कर रहे हैं आप, ये आर्टिकल 338 338A, ये 338 सर उसमें तो 338 में तो 338A में है ST कमीशन, 338 में है SC कमीशन और 338B में क्या है, हैं बी में OBC है, B में है ना, C में कैसे है, C में क्या है, अच्छा नहीं आ रहा है, बंद कर दो, आ ही नहीं रहा, अच्छा क्या है, आ ही नहीं रहा, वहाँ ऊपर से कर दो उसको, लो ऊपर वाला, ऊपर दबाना है ना, वो पॉज करना है। आप लिखना है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, विधायी शक्तियां या लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है। अगला लिख लेने, कोई विधेयक इनके हस्ताक्षर के बाद ही पारित होगा, कोई विधेयक इनके हस्ताक्षर के बाद ही पारित होगा, आफ्टर साइन ऑफ प्रेसिडेंट पास्ड एनी बिल क्या है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कोई भी बिल साइन पास हो गए ना, राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करते वो बिल पास नहीं होगा, या बिल पास, ये विधायक को क्या है? विधेयक, बिल है ना, बिल
अगला लिखेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे, इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। अध्यादेश जारी करेंगे, इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123। हाँ ऑर्डिनेंस, हाँ अध्यादेश नहीं बताया था आपको जब संसद नहीं चल रही है तब। अगला लिख लेना है आर्टिकल अंडर 123, अंडर आर्टिकल 123। अगला, संसद को संबोधित करेंगे, ही समवन और ही समन्स, ऐसा लिख लेना है, ही समन्स। हाँ समन्स करते हैं, समन्स का मतलब होता है संबोधित करते हैं। पहली बार जब पार्लियामेंट लगती है ना, या तो जब नए इलेक्शन होते हैं तब, या जब बजट सत्र आता है तब समन्स करते, मतलब पहली बार संबोधित करेंगे, पहली बार जाकर स्पीच देंगे। कोई भी कार्यक्रम इनके स्पीच के बाद ही शुरू होगा। साल का शुरुआत होती है बजट से। भारत के लिए साल कब से चलता है? बजट सत्र से, या अभी इलेक्शन हुए होंगे, इलेक्शन के बाद मोदी जी वापस से प्राइम मिनिस्टर बने, तो पहली बार समन किसने करा होगा? प्रेसिडेंट ने। ही समन्स और प्रोरोगेस पार्लियामेंट एंड डिजोल्व द लोकसभा, नहीं लिखना है, किसी भी सदन को, संसद को संबोधित करते हैं। ही समन्स पार्लियामेंट, खत्म बात। अगला लिख लेना है, एक और काम है, संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करना। संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग। सत्र बुलाना मतलब एक साल में कितने सेशन होते? ही एड्रेस सेशंस। चलो ऐसा लिख लो आप तो, ही समन्स और प्रोरोगेस, ऐसा लिखेंगे आप, प्रोरोगेस। ही समन्स और प्रोरोगेस एंड डिसॉल्व द लोकसभा। सत्र बुलाएंगे, प्रोरोगेस करेंगे, सत्रावसान करेंगे और लोकसभा को डिसॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब लोकसभा का भंग करना है ना, अंडर आर्टिकल 85। लोकसभा को भंग किसमें करेंगे? आर्टिकल 85। कहाँ से आ गया? फंडामेंटल राइट है ना, 12 से 35। हाँ, संसद का सत्र बुलाने का मतलब ये होता है कि सेशन कितनी बार लगते हैं भारत में? 3 बार है ना। एक सेशन में कितनी गैप होनी चाहिए? 4 महीने। कितनी? 4 महीने। 4 या 12, सॉरी, मैक्सिमम 6 महीने गैप होनी चाहिए मैक्सिमम एक सेशन में। अरे आप जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा है ना, भाड़ में जाए। जब सेशन का मतलब ये होता है कि आपकी क्लास रोज लगती है ना, ऐसे जो पार्लियामेंट है ना वो 3 दिन, वो मतलब एक साल में 3 बार स्कूल जाते हैं। आप स्कूल से एक साल में 10 महीने जाते हैं, उनको 3 बार जाना पड़ता है 1-1 महीने के लिए। 4-4 महीने की गैप के बाद वो 1-1 महीने के लिए 3 बार जाते हैं। खत्म बात। ये होता है सेशन। आप स्कूल की एक साल में कितनी बार जाते हो? 10 आपको नहीं पता स्कूल कितनी बार जाते हैं? मैंने कभी गिना ही नहीं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। 2 महीने छुट्टी रहती है, तो आपको 10 महीने तक स्कूल जाना पड़ता है। जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में जितने सांसद है, जितने MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको एक साल में 3 बार संसद में जाना पड़ता है, पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। उसको बोलते हैं सेशन, सत्र। कितनी बार जाएंगे? वो 3 बार। कितने दिन के लिए? कभी कभी 15 दिन का रहता है, कभी 1 महीने का रहता है, कभी 20 दिन का रहता है ना। उनका स्कूल मान सकते हैं आपको, स्कूल इनको 3 बार जाना। अच्छा, एक बार जाने में कितनी गैप होनी चाहिए? मैक्सिमम 6 महीने, मतलब 6 महीने के अंदर इनका स्कूल लगना चाहिए। 6 महीने के अंदर अगला सेशन होना चाहिए। लेकिन भारत में जनरली 4 महीने में एक सेशन होता है। 4-4 करके डिवाइड कर रखा है, बजट सेशन, समर सेशन, विंटर सेशन, ऐसे लिखाएंगे आपको जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब। तो क्वेश्चन क्या आएगा? द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अ सेशन कितनी? 6 मंथ। जनरली कितने में? जनरली 4 महीने में होता है, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 4। क्वेश्चन ये आएगा कि संसद के सत्र बुलाने का अधिकतम समय कितना है? 6 महीने। लेकिन भारत में कितने महीने में संसद का सत्र लगता है? 4-4 महीनों में। ठीक है, संसद का सत्रावसान करना मतलब मान के चलो ये स्कूल लग रहा है इनका,
और यहाँ पर कुछ विद्रोही लोग आ गए, बच्चे खराब आ गए, जैसे आपको भगाते थे सर ऐसे बच्चे अगर आ गए तो वो जो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, बोले रुको आज के लिए सेशन खत्म, या इस बार का सेशन खत्म है, ये होता है सत्रावसान, प्रोरोगेट कर देना। और अगला है लोकसभा को भंग कर देना। भंग कर देना मतलब खत्म, बोले आप स्कूल से रिजेक्ट हो गए, आपको वापस से एडमिशन कराना पड़ेगा। ये होता है लोकसभा को भंग करना, मतलब सरकार अगर उसके पास सीट नहीं है इतनी तो लोकसभा को खत्म कर देंगे, बोले नया चुनाव होगा वापस से, वो होता है लोकसभा का विघटन करना, मतलब लोकसभा को समाप्त कर दिया। आया समझ में? नहीं आया? सत्रावसान, रोक देंगे सत्र उस सेशन के लिए, वो खत्म। भंग कर देना मतलब खत्म कर देना लोकसभा को, और सत्र मतलब होता, सत्र बुलाना मतलब 3 सेशन होते हैं वो। अगला लिख लेना है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या लिखना है? वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर क्या हो सकती है? आपने मुझे कितने पॉइंट लिखवा दिए? तीसरा पॉइंट है। तीसरा है? हाँ, मेरा तो 10th 11 है, पता नहीं कितने मिक्स कर। पहला बड़ा पॉइंट था आपका कार्यपालिका की शक्ति, कहाँ से काटा था? ये ST-SC आयोग का गठन करना, यहाँ तक था। हाँ। दूसरा पॉइंट था विधायी शक्ति, है ना, पहला एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा लेजिस्लेटिव पावर, और अगला तीसरा फाइनेंशियल पावर, है ना। वित्तीय शक्तियां या फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। लिख लेना हिंदी में, धन विधेयक पहले से राष्ट्रपति, धन विधेयक पर पहले से राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। हाँ, टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज अ मस्ट। टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज मस्ट। अगर कोई धन विधेयक लाना है तो राष्ट्रपति की क्या है? पहले सहमति, मतलब उनसे ऑलरेडी सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। राष्ट्रपति सिग्नेचर करा दिए, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वो बिल बन जाएगा, है ना। धन विधेयक, कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्स, हम आगे डिस्कस करेंगे ना। कितने विधेयक, धन विधेयक, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये सब आगे डिस्कस करेंगे, है ना। हाँ, टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज मस्ट। धन विधेयक पर पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। अगला लिख लें, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में है। इसके अंदर लिखना है ना? हाँ, अगला पॉइंट इसमें, हाँ इसी में अगला पॉइंट, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अंदर होती है। सॉरी, लिखना है आपको, इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। इमरजेंसी फंड ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल क्या है? आकस्मिक निधि है ना। इमरजेंसी फंड जैसे PM केयर फंड चला था, अभी कोरोना वायरस आ गया, अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई, लोगों ने डोनेट किया, तो वो किसके अंडर रहेगी? प्रेसिडेंट के अंडर ही, ठीक है। तो आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड कम्स अंडर या कंट्रोल अंडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला लिख लेना है, प्रत्येक वर्ष सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण देना। प्रत्येक वर्ष सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण देना। एवरी ईयर प्रेसिडेंट गिव्स टू गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं हम जनरली बजट। बजट कौन बताता है? राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किसको बोलता है जनरली? फाइनेंस मिनिस्टर को, है ना। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक साल में कितना खर्च होगा, क्या क्या होगा, कितना एक्सपेक्ट हम खर्च करेंगे, ये सारी चीज़। रिपोर्ट डिफॉल्ट नहीं। अगला लिख लेना है आपको, सर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ये भी चैप्टर है अलग अलग? बिल्कुल चैप्टर है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव अलग चैप्टर है ना, ठीक है। अब अगला लिख लेना है न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर,
जुडिशियल पावर, हाँ वही फोर्थ हाँ फोर्थ पॉइंट, न्यायिक शक्ति। इसमें लिखना है क्षमादान की शक्ति अंडर आर्टिकल 72, पावर ऑफ पार्डन अंडर आर्टिकल 72, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। इसको इंग्लिश में लिखेंगे पावर ऑफ पार्डन आर्टिकल 72। मतलब किसी भी व्यक्ति को ने अगर कोई सजा कर दी तो उसे माफ करने की या क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास। किसके पास? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अगला लिख लेना है। सर मैं क्लास में एक लड़की है, उसको ये नहीं पता प्रेसिडेंट का नाम क्या है। आज सर ने पूछा तो सही पता क्या बात है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं, सर से पूछा तो लगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट का पूछा लेता है। अगला लिख लेना इसमें, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे। अगला लिख लेना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। अगला लिख लेना है, सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति। ठीक, क्या लिख, देखो उसमें क्या लिखा था आपने, न्यायिक शक्ति में पावर ऑफ पार्डन, एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और अगला क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, अगला लिख लेना सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर, उबासीन लेना है यहाँ, सैन्य शक्ति या मिलिट्री पावर। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होंगे। क्या है? ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस। क्या है? चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी और चीफ ऑफ द एयरफोर्स। सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस, चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी और चीफ ऑफ द एयरफोर्स। जितनी भी सेना है ना, उसके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं द चीफ कमांडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सॉरी चीफ कमांडर ऑफ एयरफोर्स, ऑल फोर्सेज में आर्मी, चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी, चीफ ऑफ द एयरफोर्स। तीन सेनाएं हैं हमारे यहाँ, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इनके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। अगला लिख लेना है, नेवी फोर्स और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। चीफ ऑफ आर्मी लिखा, हाँ, चीफ ऑफ नेवी लिखा, हाँ, और चीफ ऑफ एयरफोर्स लिखना है। अगला लिख लेना है, मेरे को आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो सर क्या झगड़ा हो गया स्कूल में। किसके हुआ झगड़ा? मेरा और सर। क्यों? और सर पढ़ाते नहीं और मेरे को आज गुस्सा आ गया, तो मैंने सर को बोले सर आप समझाते नहीं और एग्जाम टाइम में हमको रट्टा मारना पड़ता है। सर क्या झगड़ा हो गया? हाँ, अगला लिख लेना है, किसी भी देश के साथ युद्ध व शांति की घोषणा करना। किसी भी देश के साथ युद्ध व शांति की घोषणा करना है ना। क्या करना? पीस एंड वार। ही डिक्लेयर्स पीस एंड वार विथ एनी कंट्री। किसी भी देश के साथ क्या करेंगे? पीस। मान के चलो हमारा चाइना के साथ युद्ध चल रहा है तो वो घोषणा कर देंगे युद्ध खत्म, या अगर हमें युद्ध शुरुआत करना है तो प्रेसिडेंट का कंसर्न लेना पड़ेगा और वो शुरुआत करेंगे, आज से हम चाइना से युद्ध लड़ रहे हैं। तो किसी भी देश के साथ युद्ध व शांति की घोषणा करते ही डिक्लेयर पीस एंड जस्टिस विथ एनी कंट्री। बस एक पॉइंट और रहा है, उसके बाद प्रेसिडेंट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, है ना। लिख लेना है आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर्स, है ना। 3 पॉइंट लिखने, उसके बाद यू आर फ्री, है। इसमें 3 पॉइंट, इसमें आपातकालीन शक्ति आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। ये क्या है? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ये है प्रेसिडेंशियल रूल, और इसमें ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात रुकना है। राष्ट्रीय आपात 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। क्या है? नेशनल इमरजेंसी। ये देखो, राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक 3 बार लगा है, 1900,
62 65 सॉरी 62 71 और 75 नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर 3 टाइम इन इंडिया 1962 वॉर ऑफ चाइना 1971 वॉर ऑफ पाकिस्तान और 1975 ये इंदिरा गांधी ने लगा दी थी नेशनल इमरजेंसी, है ना। और फाइनेंशियल हाँ ये है नेशनल इमरजेंसी, ये है प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंशियल रूल, है ना। भारत में हजारों बार लग चुका है ये प्रेसिडेंशियल रूल तो कोई भी लगा देता है ना, मिसयूज करते हैं इसका। और ये है इमरजेंसी फंड जो कि भारत में अभी तक नहीं लगी है, इमरजेंसी फंड भारत में अभी तक नहीं लगा है, वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेसिडेंट खत्म, है ना। आप फ्री हो गए बड़ी मुश्किल के बाद, ठीक मेरे को तो समझ में ही नहीं आया, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, है ना। बंद कर देना है, बंद कर दो।